जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कि सीईटी का पेपर परीक्षा हॉल में कैसे हल करें। यद्यपि तुक्का कैसे लगाया जाए वह ट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ बात हो रही है कि पूरा प्रश्न पत्र कैसे हल किया जाए। तो याद रखिए, कुछ बातें सामान्य हैं जो आप जानते हैं कि 3 घंटे में 150 प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 72 सेकेंड है और किसी तरह की माइनस मार्किंग नहीं है। परीक्षा में जाते ही आप सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे उनको पढ़िए। आप यकीनन थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। पेपर हाथ में आए उसका जो ड्यूरेशन है, इष्ट देव का स्मरण कीजिए। यहाँ मैं आस्तिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, पर साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। हम स्वयं को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। अपनी OMR शीट में जो भी एंट्रीज है उनको तसल्ली से पूरा करिए। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं कि पेपर कैसे हल करना। आपके हाथ में पेपर आया, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ऐसे हम पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर याद रखिए, आपको जो मानसिक योग्यता, तार्किक शक्ति और गणित वाले जो प्रश्न हैं उस हिस्से को सबसे आखिरी में हल करना है। कारण क्या है कि समय तो अपने पास कम है, 3 घंटे, और क्वेश्चन है 150। कई क्वेश्चन गणित में हम उलझ के रह जाएंगे ना, मानसिक योग्यता में, तो बाद में समय कम पड़ जाएगा। तो उस हिस्से को अभी पूरा छोड़ दीजिए। अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो भी शेष हिस्सा प्रश्न नहीं आ रहा, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, घबराने की जरूरत नहीं। याद रखिए, घबराहट में कई बार नहीं, हर बार हम 5-7 क्वेश्चन ऐसे छोड़ाते हैं या गलत कराते हैं जो हमें आ रहे होते हैं। तो आपको रिलैक्स रहना है, स्माइलिंग मोड में। अपना जो ब्रेन है ना, वो असीमित और अद्भुत क्षमताओं का धनी है। आप जैसे जैसे आगे प्रश्न हल करते जाएंगे, पीछे के पड़े हुए प्रश्न और ऑप्शन उसमें प्रोसेस करते जाएंगे, तो नेक्स्ट राउंड में निकल के आएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं आपने उनको हल कर लिए। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, हल करने के साथ साथ ही उनसे संबंधित वो जो सर्किलें भरते जाइए। ये गलती मत कर बैठना कि बाद में हम इकट्ठे, अभी तो टिक कर देते हैं और बाद में हम सबकी सर्किल इकट्ठे भर देंगे, समय कम पड़ जाता है। घबराहट में 7वें का सर्किल 8वां भर दिया, 8वें का 9वां भर दिया, पूरी सीरीज बिगड़ जाती है। हमने एग्जामिनेशन हॉल में कई स्टूडेंट्स को ऐसे रोते हुए देखा इस तरह की गलती करने के बाद। तो आप ये लापरवाही मत करिएगा। अब आपने प्रश्न कर लिए, अब आपके पास कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा, मतलब आप तुक्का लगा, अंदाज लगा रहे हैं, जिनके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि यार मैं ये करूं या वो करूं, इसका उत्तर शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले आप अपने मन की आवाज सुनिए। प्रश्न पढ़े, 4 ऑप्शन पढ़े, आपको एक्यूरेट उत्तर नहीं आ रहा है, पर आपके यहां से एक आवाज आ रही कि यार ये सही हो सकता है, तो आप यकीनन मन की आवाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें और उस ऑप्शन को सही मान लीजिए। बाद में आप देखेंगे कि अमूमन ऐसे मामलों में वही उत्तर सही होता है। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, ये बात सही निकलती है। अब कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो याद रखिए, जिस प्रश्न का उत्तर सबसे लंबा होता है अमूमन वह वाला उत्तर सही होता है। किसी प्रश्न में अगर उत्तर में कोई विशेष जानकारी दी होती है बाकी ऑप्शंस के अलावा किसी ऑप्शन में, तो विशेष जानकारी वाला ऑप्शन के भी सही होने की संभावनाएं ज्यादा रहती। कई बार क्या होता है कि 3 ऑप्शन होते हैं और नीचे आता उपरोक्त सभी सही है, तो यह वाला ऑप्शन भी सही रहने के चांस है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स कहाँ पर गफलत में पड़ जाते हैं। आजकल क्या कंप्यूटर से जो पेपर का रेंडमाइजेशन होता है, जो ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं, तो कई बार होना चाहिए वो डी पर उपरोक्त सभी सही है, पर वही प्रश्न किसी दूसरे सेट ABCD किसी अन्य सेट में अगर वो ऑप्शन आता है तो हो सकता है चौथे की बजाय तीसरे स्थान पर आवे। तब आप गलती कर सकते हैं कि A ऑप्शन है, B ऑप्शन है और फिर तीसरे नंबर पर दे रखा है कि उपरोक्त सभी सही है और चौथे पर कुछ और ऑप्शन है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो तो केवल ऑप्शन के जो क्रम चेंज किए ना, उस वजह से ये अड़चन आती है। बाकी वह उपरोक्त सभी सही है, वह शेष तीनों ऑप्शन के लिए होता है। अगर ऊपर 2 के लिए होगा तो ऐसे लिखा होगा उपरोक्त दोनों सही है। इसलिए आप यहाँ पर बहुत क्लियर रहे। यहाँ पर ये देख लीजिए कि किसी कोई जो ऑप्शन होता है उसमें अगर ये होता है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो यह वाला ऑप्शन भी
हमेशा अधिकतर सही होता है। याद रखिए, ये जो मैं तुक्के बता रहा हूं ना, ये उन प्रश्नों के लिए है जिनके आंसर में आपको कंफ्यूजन है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि यस ये करेक्ट है, तो फिर वो आपका करेक्ट वाला ही सही करना, वहां पर तुक्के नहीं लगाना है। यहां पर फिर आप देख लीजिए, ये जरूर ध्यान से पढ़िए, किसी किसी प्रश्न में दे रखा होता उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। और कई बार हम क्या कहते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, सही है वाला पढ़ लेते हैं। तो नहीं है उस पर भी आप ध्यान देकर के उसको हल करिएगा। कालानुक्रम जो सेट करने होते हैं, जो सुमेलित करना होता है, वो बहुत इजी होते हैं। एक या दो भी मैच हो जाते हैं ना, तो उसके सहारे हम चारों ऑप्शन को देख करके हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सेम यही टेक्निक होती गणित और मानसिक योग्यता में, कि उनको आप वहां पर कोई ये जो कंपटीशन एग्जाम्स की मैथ्स होती है ना, ये एकेडमिक मैथ्स से बिल्कुल अलग होती है। उसमें आप ज्यादा गणित लगाने की कोशिश मत करो। उसमें तो आप देख लो आपके 4 ऑप्शन है, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन को भी ट्राई करेंगे तो भी सही निकल आएगा। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, वो काम आपको कब करना है, लास्ट में करना है। अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बता देता हूं कि स्पीड शुरू से मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं हो कि शुरू में तो आप 9 दिन चले 2.5 कोस और आखिरी में खूब टाइम के प्रेशर में आते हुए प्रश्न को गलत करावें, तो ये आपको नहीं करना है। शुरू से ही स्पीड को आपको मेंटेन रखना है। यहां पर एक चीज और है कि व्याख्या वाले जो होते हैं, कि सही व्याख्या करने वाले या वो, तो अगर आपको टफ लग रहे हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक और बता रहा हूं, एक जो आता है उपरोक्त में से सही कुट कौन सा है चयन कीजिए। ये प्रश्न वाकई में दमदार होते हैं, क्योंकि इसमें आपको डीप नॉलेज आपका जानने की कोशिश की जाती है, तो इनको बड़ा ध्यान से करना है। एक और पॉइंट यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैंने अपनी पुरानी जो ट्रिक्स वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया, आपने फाइनली हल कर लिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में आपको न तो कुछ आता है और न ही आप किसी तरह से उसमें अंदाज लगाने के करीब है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ने से मतलब नहीं, क्योंकि निगेटिव तो है ही नहीं, करना तो है ही आपको। तो फिर जो मैंने पुराना जो वीडियो बनाया था कल 2-3 दिन पहले, आप उसको देख लीजिएगा, और नहीं देखे तो मैं संक्षेप में बताता हूँ। बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं जो आपके लिए बिल्कुल ब्लाइंड है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो उन प्रश्न का उत्तर आप सभी का या तो बी करिए या फिर सभी का सी करिए। याद रखिए, 1.5 साना बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि कुछ के बी कराए ना कुछ के सी कराए, क्योंकि जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वह जो एग्जाम के ऑप्शंस के बारे में हुई, वह ये है कि अमूमन प्रश्न का जो उत्तर का जो डेंसिटी होती है वह बी या सी पर होने के 40% होते हैं। और चूंकि आप सब पर तो बी या सब पर तो सी कर नहीं रहे, ये टेक्निक तो आप वहां पर लगा रहे हैं जहां पर आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ रही, तो ऐसे में यही रेशो बढ़कर 60% हो जाता है। तो याद रखिए, ऐसे 10-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हुए, तो 40 क्वेश्चन में भी अगर 60% सही होते हैं तो 24 प्रश्न सही हो जाते हैं, और हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो 24 दूनी 48 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो डेफिनेट आप क्वालिफाई कर लेंगे। आप सभी को परीक्षा में सफलता के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।